पहला जो है वो हम हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी चारों में फ़र्क देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे हिंदी की स्वनिम व्यवस्था यानी खंडेय और खंडेतर ध्वनियाँ। तीसरा हम देखेंगे स्वर और व्यंजन का पूरा वर्गीकरण चार्ट। चौथा जो है हम ध्वनि वर्गीकरण के मूल आधार जो हर साल लगभग किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, जिसमें घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण जैसे मानदंड होते हैं। ये ऑप्शंस में देके पूछ लिया जाता है कई बार। पहले ये चार नाम आप जो है याद कर लीजिए, हिंदी, उर्दू, दक्खनी और हिंदुस्तानी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और से संस्कृत से आए तत्सम तद्भव शब्द जो है इसकी जान है। ठीक है, और ये भारत की राजभाषा है। ठीक है, हिंदी जो है वो राजभाषा है। दूसरा है उर्दू, फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है। ये शब्दावली जो है फारसी और अरबी से आती है और इसका इतिहास दिल्ली, लखनऊ के दरबारों से जुड़ा हुआ है। फारसी अरबी लिपि है, फारसी और अरबी शब्दावली प्रधान है इसमें, और दिल्ली लखनऊ दरबारी परंपरा। तीसरा हम बात करते हैं दक्षिणी। तो ये जो है दक्षिण भारत यानी कि बीजापुर और गोलकोंडा में विकसित हिंदी उर्दू का प्राचीन रूप है। हिंदुस्तानी जो है वो आम बोलचाल की सरल और मिश्रित रूप है, गांधी जी द्वारा राष्ट्रभाषा हेतु समर्थित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस एक लाइन पर। हिंदी और उर्दू का जो व्याकरणिक आधार है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि खड़ी बोली। दोनों में फ़र्क जो है सिर्फ लिपि का है और शब्द कहाँ से उठाए गए हैं इसका, संस्कृत से कि फारसी या अरबी से। यही वजह है कि दोनों में बोलचाल में दोनों भाषाएं एक दूसरे से बेहद मिलती जुलती लगती हैं। तो अगर हम लोग आधार देखें तो हिंदी जो है देवनागरी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। उर्दू जो है फारसी अरबी नास्तालिक में दाएं से बाएं लिखी जाती है। शब्दावली स्रोत अगर देखें तो संस्कृत शब्दावली स्रोत है इसका, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द प्रधान है। उर्दू में फारसी और अरबी शब्द जो है वो प्रधान है। व्याकरणिक आधार देखें तो खड़ी बोली है। हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और उर्दू भी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है खड़ी बोली, और साझा आधार है, मतलब दोनों का मिला जुला। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो कहाँ पे हिंदी बोली जाती है ज़्यादा, बनारस, इलाहाबाद, आधुनिक हिंदी पट्टी क्षेत्र में हिंदी ज़्यादा है। उर्दू जो है दिल्ली और लखनऊ का दरबारी परिवेश रहा है। और वर्तमान दर्जे की अगर बात करें तो हिंदी को भारत की राजभाषा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 343 में दर्जा मिला हुआ है, और उर्दू को 8th सूची में 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारत की 8वीं अनुसूची की भाषा है, और पाकिस्तान की जो है ये राष्ट्रभाषा है। अब बात करते हैं दक्षिणी हिंदी की और हिंदुस्तानी की। सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी हिंदी है, लगभग उसका जो टाइम पीरियड है उसका काल है 14वीं से 17वीं शताब्दी। इसका क्षेत्र जो है बीजापुरा, गोलकोंडा, हैदराबाद, दक्षिण भारत में, और बहमनी और कुतुब शाही जो है शासकों के दरबार में ये विकसित हुई है। हिंदी उर्दू साहित्य का पारंपरिक रूप माना जाता है दक्षिणी हिंदी को। प्रमुख नाम इसमें वली दक्षिणी और कुली कुतुब शाह। उत्तर भारत के खड़ी बोली आधारित रूप में पूर्ववर्ती व स्वतंत्र विकास दक्षिणी हिंदी का है, और इसे जो है हिंदी और उर्दू साहित्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है। और इसके प्रमुख कवि जो है हम बता दिए हैं, वली दक्षिणी और कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं हिंदुस्तानी, लास्ट है जो चौथा। इसमें ये बोलचाल की वो सरल भाषा है जो ना इसमें संस्कृत निष्ठ नहीं है और फारसी निष्ठ भी नहीं है, मतलब संस्कृत के वर्ड भी ज़्यादा नहीं है और फारसी भी नहीं ज़्यादा। ये है बीच का रास्ता। ये जो है हिंदुस्तानी दोनों लिपियों में लिखी जा सकती है। इसमें देवनागरी लिपि भी लिखी जा सकती है या फारसी और अरबी में भी लिखी जा सकती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसे प्रस्तावित किया था क्योंकि ये दोनों लिपियों में लिखी जा सकती थी और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को जोड़ती थी, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया था।
आज जो है बोलचाल, फिल्मी संवाद, मीडिया का में इसका सरलीकृत रूप प्रचलित है हिंदुस्तानी भाषा का। अब जो टॉपिक है वो भाषा से बदल के ध्वनि की तरफ आता है। सबसे पहले शब्द को समझिए, स्वनिम। स्वनिम जो है माने भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि इकाई जो अर्थ में भेद पैदा करती है, जैसे कल और पल। यहाँ सिर्फ क और पा का बदलने का पूरा अर्थ बदल गया है। सिर्फ क और पा के बदलने से जो है पूरा अर्थ जो है वो बदल गया। यही है स्वनिम की ताकत। अब इन ध्वनियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है खंडेय ध्वनियाँ और एक है खंडेतर ध्वनियाँ। यानी खंडित ध्वनियाँ वो होती हैं, यानी वो ध्वनियाँ जो आप जो है अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर तोड़ सकते हैं। इसमें ही आते हैं, अलग अलग खंड में विभाजित किया जा सकता है। इसमें आते हैं स्वर और व्यंजन खंडीय ध्वनियों में, और ये भाषा की मूल निर्माण इकाइयाँ हैं। और अगर हम बात करें खंडेतर ध्वनियाँ की, ये विशेषताएं किसी एक खंड की नहीं बल्कि पूरे उच्चारण प्रवाह की होती हैं। इसमें आते हैं वलातान, अनुतान, मात्रा दीर्घता और यति और विराम। ये अर्थ और भाव को प्रभावित करती हैं बल्कि विभाजित नहीं करती हैं। मतलब ये तोड़ती नहीं है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताती हैं। चलिए अब स्वरों को गहराई से समझते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर होता है। जीभ की स्थिति, मुख द्वार के खुलाव और औष्ठाकृति के आधार पर। पहला जो है वो जीभ की स्थिति, अग्र, मध्य या पश्च। जैसे ई और ई बोलते वक्त जीभ आगे रहती है, इसलिए ये अग्र स्वर होते हैं। आप बोल के देखिए, ई, ई। तो इससे बोलते वक्त जीभ जो है आगे की तरफ रहती है, इसलिए ये अग्र स्वर होते हैं। ऊ और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ बोलते वक्त जीभ जो है पीछे की तरफ जाती है, इसलिए ये पश्च स्वर होते हैं। तीसरी मात्रा जो है ह्रस्व यानी छोटी या दीर्घ यानी लंबी, जिसमें जो है अ, ई, ऊ जो है ह्रस्व स्वर है और बाकी जो है वो दीर्घ है। और चौथा जो है वो औष्ठाकृति, यानी होठ गोल हो जाते हैं या नहीं। तो इसमें ऊ, ओ, औ बोलते वक्त होठ जो है वो गोल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी में जो मूल स्वर हैं वो 11 माना जाते हैं, जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, व्यंजन वर्गीकरण। ये नेट में बार बार हर तरह से पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए। व्यंजनों को सबसे पहले उच्चारण के स्थान पर उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा जाता है। तो इसे जो है पंचमाक्षर व्यवस्था भी कहते हैं, यानी कि 5 वर्ग। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? उच्चारण के स्थान पर कंठ, तालव्य, मूर्धा, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। वर्गों के नाम जो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। तो इसमें जो है कंठ मन यानी कंठ से बोले जाते हैं। तो कौन से अक्षर हैं? तो क, ख, ग, घ, ण। तालव्य यानी तालु से बोले जाते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। मूर्धन्य यानी जीभ से, मूर्धा यानी जीभ से बोले, जीभ के ऊपर से मुड़ती है जो। तो इसमें ट, आप बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। ये जो है जीभ यहाँ पे ऊपर की तरफ मुड़ती है मूर्धन्य में। दंत में दांतों से, तो उसमें त, थ, द, ध, न। अब बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ जो है होठों से, प, होठ जो है आपके चिपकते हैं इसमें, प, फ, ब, भ, म। अब इन्हें याद करने की ट्रिक जो है, हर वर्ग में 5 जो है अक्षर है, और आखिरी जो अक्षर है हमेशा वो नासिक के यानी नाक से बोला जाने वाला है। तो ण, य, ड़, न, म। अब दूसरा आधार जो है वो उच्चारण प्रयत्न है, यानी बोलने का तरीका। तो इसमें भी जो है स्पर्श, संघर्षी, स्पर्श, नासिक्य, पार्श्व, प्रकंपिक, संघर्षी और अर्ध
स्वर, ये जो है 7 से 8 तरीके से बोले जाने वालों व्यंजनों को पूरी बनावट हमने समझ आ जाती है। अब लौटते हैं खंडित ध्वनियों की तरफ। 4 नाम याद रखिए: बलाघात, अनुतान, मात्रा दीर्घता और यति। बलाघात को देखते हैं सबसे पहले। किसी शब्द के एक हिस्से पर अतिरिक्त जोर, मतलब ज्यादा जोर जैसे है किसी एक शब्द पे देना है। जैसे काला में पहले अक्षर पर बल है। बलाघात मतलब स्ट्रेस, मतलब आप बल दे रहे हैं। ठीक। अनुतान मतलब पूरे वाक्य में आवाज का उतार चढ़ाव। वाक्य में स्वर के उतार चढ़ाव का जो पैटर्न होता है, प्रश्न, कथन या आदेश जो है वो भिन्न होता है। मतलब हम जो क्वेश्चन पूछते हैं तो अलग वो रहता है। अगर हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो अलग, और किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो वो उसमें अलग ध्वनि आएगी। तीसरा जो है वो मात्रा दीर्घता है। इसमें क्या होता है, स्वर के उच्चारण की समय विधि, यानी कि समय कितनी देर समय बोल रहे हैं, सॉरी, स्वर के उच्चारण की समय विधि, यानी स्वर जो है कितनी देर तक बोला गया। और चौथा है यति या विराम। जो हम बोलते वक्त बीच में रुकते हैं, जैसे अभी भी मैं बोल रही हूँ और अब मैं रुक गई थी यहाँ, तो बोलते वक्त बीच में रुकना जो है वो अर्थ को बदल सकता है। कर लेंगे, वो मैं आपको कल की वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दूंगी। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। हिंदी और उर्दू का जो व्याकरणिक आधार है, कौन सी बोली है? हिंदी और उर्दू का व्याकरणिक आधार कौन सी बोली है? तो कौन सी बोली है? खड़ी बोली। दूसरा सवाल है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने समर्थन दिया था? तो अभी हमने पढ़ा है, महात्मा गांधी जी ने। तीसरा सवाल है, दक्षिणी हिंदी का विकास मुख्यतः किन शासकों के दरबार में हुआ था? तो ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं, बहमनी और कुतुबशाही शासक के दरबार में। चौथा सवाल है, भारत की सबसे छोटी अभेद्य ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? तो वो स्वनिम, यानी कि फोनिम जो है वो सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पांचवा सवाल है, स्वर और व्यंजन जो है किस श्रेणी की ध्वनियाँ हैं? तो खंड्य ध्वनियाँ हैं ये। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने 5 में से कितने सवाल आपके सही हुए। अब चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछते हैं कि ख व्यंजन जो है किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न पे आते हैं। तो कंठ से उच्चारण, ख व्यंजन का जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च, छ, ज, झ, इया किस वर्ग में के व्यंजन है? तो च, छ, ज, झ, इया जो है वो तालव्य के। आपको इसका ट्रिक याद करने, क चपत, क च ट क च त, कंठ क ख ग घ ङ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म। तो ये जो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ, ये आपकी ट्रिक है उच्चारण स्थान को याद करने के लिए, किस वर्ग के व्यंजन है उस तरीके से याद करने के लिए।
तीसरा सवाल है, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों क्या भेद किस आधार पर होता है? उच्चारण के लगने वाले श्वास की मात्रा के आधार पर। बलाघात और अनुतान की श्रेणी की ध्वनि विशेषताएं हैं, तो ये खंडेतर ध्वनियों की विशेषताएं हैं। र ध्वनि उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से किस प्रकार की है? तो प्रकंपित, यानी र बोलने पे जो है वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कंपन सी महसूस हो रही है, तो वो प्रकंपित है। अगर आज का वीडियो आपके काम आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, बताइए ध्वनि वर्गीकरण का हिस्सा कितना आपको आसान लगा आज, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कल डे 4 में हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द रचना और रूप रचना, यानी उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन, कारक की पूरी व्यवस्था। ये टॉपिक व्याकरण के हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कल की वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए।